हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब इससे पहले कि हम नया चैप्टर स्टार्ट करें, आपको रिवाइज करना होगा कि इससे पहले हमने पढ़ा था यहाँ पे चैप्टर जो कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ही था और चैप्टर का नाम था रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, यानी कि मनुष्यों में जो प्रजनन होता है वो कैसे होता है। इसमें हमने क्या क्या चीजें समझी हैं आपको ये जानना जरूरी है। आपने यहाँ पर पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस में आपने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ठीक है, तो दोनों ही प्रोसेस। सबसे पहले थोड़ा सा स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, जिसमें हमने यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट को समझा था। अब आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि इसमें आपने दो चीजें समझी थी। एक तो आपने समझा था कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें कहाँ गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, आपने स्ट्रक्चर को समझा था। फॉर्मेशन की जो प्रोसेस थी आपने उसे समझा था। ठीक है, सेम चीज हमने oogenesis के बारे में बात की है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने यहाँ पे बात की थी फर्टिलाइजेशन के बारे में, और फर्टिलाइजेशन से पहले आपने बात की थी यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में यहाँ पे। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आपने डिस्कस किया और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने वहाँ पर देखा कि किस प्रकार से जो हार्मोनल बैलेंस यहाँ पर बनता है। और आपने कहा कि अगर यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, किस प्रकार से चलती है। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यहाँ पे प्रेगनेंसी क्रिएट होती है, और वो कब होती है, कैसे होती है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया, जिसमें आपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को यहाँ पे समझा था। फाइनली आपने पार्चुलेशन तक की प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट की है। अब ये तो है प्रीवियस चैप्टर आपका, जिसमें आपने समझा है रिप्रोडक्शन कैसे होता है। हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसमें हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि जो प्रजनन स्वास्थ्य होता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, जो समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपने कहा कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सभी को इसकी नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को आप तभी समझते हैं जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है। आपने कहा जब यहाँ पर क्या होता है, प्यूबर्टी हिट करती है, और जब यहाँ पे क्या होता है, आपने कहा कि प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, तब से हमें ध्यान देना होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो प्रोसेस है, जो हेल्थ है, वो सिर्फ रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड हो। आपने कहा रिप्रोडक्टिव हेल्थ हर एक एस्पेक्ट पे डिपेंड करती है। सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं हेल्थ। आपने हेल्थ जब शब्द यहाँ पर सुना है, जिसे हम स्वास्थ्य कहते हैं, जैसे कि आपने कहा कि आप बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य, आप बात करते हैं यहाँ पे सामाजिक स्वास्थ्य या शारीरिक स्वास्थ्य। तो हेल्थ का मतलब किसी एक पर्टिकुलर हेल्थ से नहीं है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ रिप्रोडक्शन से नहीं होगा। आपने कहा एक हेल्दी पर्सन कौन होता है, जो हर एस्पेक्ट में हेल्दी हो, उसकी फिजिकल हेल्थ अच्छी हो, शारीरिक रूप से वो स्वस्थ हो। शारीरिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब है उसे कोई कष्ट ना हो, नहीं हो, कोई पीड़ा नहीं हो, कोई बीमारी ना हो, और वो अपने डेली लाइफ के जो काम है अपने एज के अकॉर्डिंग वो अच्छे से कर सके। जैसे कि एक 5 साल का बच्चा है, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, वो क्या काम करे। आपने कहा एक तो वो खूब खेलता हो, दौड़ता भागता हो, ठीक है, चीजें यहाँ से वहां, अगर उसे बोले कि वो खिलौना इधर लेके आओ या इस चीज को वहां रख के आओ, तो इतना ही काम कर पाएगा। ठीक है, लेकिन वो दौड़ता भागता खूब हो। एक 10 साल का बच्चा, अब आपसे थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप उसे छोटी मोटी चीजें करवा सकते हो। ठीक है, एक 12 या 15 साल का जो बच्चा है, अब वो थोड़ा और चीजें यहाँ पे कर सकता है, आपकी हेल्प कर सकता है, छोटे छोटे काम में हेल्प कर सकता है। जैसे कि आपने कहा कि गार्डन में वो पानी डाल सकता है, फॉर एग्जाम्पल। हम एक पर्टिकुलर काम को नहीं बोलेंगे, लेकिन हमने कहा वो धीरे धीरे अब काम करने लगेगा। एक वयस्क जो व्यक्ति होता है, आपने कहा वो घर के सारे काम करता है, वो खाना बनाने से लेकर के, वो सफाई से लेकर के, वो पढ़ने से लेकर के, वो सारे काम वो करता है। एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात हो रही है, तो आपने कहा एज के अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति अपनी दैनिक जीवन के कार्य आराम से, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी परेशानी के कर पा रहा है। उसे शारीरिक रूप से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो स्वस्थ है, कोई भी आपने का पेन नहीं है।
तो उसे हम शारीरिक स्वास्थ्य कहते हैं कि शारीरिक रूप से वो स्वस्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये हुआ शारीरिक स्वास्थ्य। फिर आता है मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है कि वो क्या है, ऐसे नहीं कि मेंटली डिप्रेस है, वो बहुत हर चीज को बहुत ज्यादा सोचता है, या फिर उसे अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने में संकोच होता है चार लोगों के बीच में, उसे डर है कि अगर वो कुछ बोलेगा तो कहीं उसको मजाक ना उड़े। ठीक है, तो मेंटली वो क्या है, रिलैक्स है अगर, तो वो क्या करेगा, अपने आप को आराम से एक्सप्रेस भी करेगा, वो बहुत ज्यादा वो सोचेगा चीजों को, लेकिन आपने कहा वो सॉल्यूशन को सोचेगा। सोचने के दो तरीके होते हैं एक्चुअली, हम किसी भी चीज को सोचते हैं तो एक तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों को लेकर के चलते हैं और एक कंक्लूजन पे निकलते हैं, ये होता है सॉल्यूशन की तरफ सोचना। हम क्या कर रहे हैं, समाधान को सोच रहे हैं किसी भी चीज को। एक होता है कि आप सिर्फ नेगेटिव पॉइंट देख रहे हो कि ऐसा, सिर्फ नेगेटिव साइड, सिर्फ नेगेटिव पॉइंट को ही आप देख रहे हो और उसी के बारे में कंटिन्यूअसली सोचे जा रहे हो। तो आपने कहा कि ये जो थिंकिंग है ये क्या होता है, डिप्रेशन की ओर जाती है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का मतलब है कि आप चीजों को सीख पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है, आपको चीजें समझ भी आती हैं, आप सुनते भी हैं उन चीजों को, आप एनालाइज भी करते हो चीजों को, आप क्या करते हो, अपनी समझ के अकॉर्डिंग डिसीजन भी लेते हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे क्या आपके मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है कि आप क्या है यहाँ पे एक्टिव हो, आप प्रेजेंट लाइफ को जीते हो। जैसे कि कई लोग ऐसे होते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं होता है कि हर कोई डिप्रेशन में ही है, नहीं, डिप्रेशन तो बहुत आगे की स्टेज होती है। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है कि आप बैठे हुए हैं और आप जहाँ प्रेजेंट में आपका ध्यान आप वहाँ लगा पा रहे हैं, आप चीजें, अगर आप कहीं इंजॉय कर रहे हैं तो आप इंजॉय कर पा रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई कर पा रहे हैं, आप किसी सीरियस कंडीशन में हैं तो आप वहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे हैं, तो आप प्रेजेंट लाइफ को जी रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप हो कहीं और आपका ध्यान कहीं और है, आप कुछ और सोच रहे हो। कई बार ऐसा होता है लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा ही हो। तो ये होता है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, फिर आता है आपका इमोशनल जो हेल्थ होती है, आपका संवेगात्मक जो स्वास्थ्य होता है, उसमें क्या होता है कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। जैसे कि हमें सारे इमोशंस होता है, ऐसा कोई नहीं है कि जिसे गुस्सा नहीं आता है, ऐसा कोई नहीं है कि जिसे डर नहीं लगता है, ऐसा कोई नहीं है कि जिसके अंदर यहाँ पे दया की भावना नहीं है। ठीक है, तो सारे इमोशंस, आपने कहा डर हो गया है, ठीक है, आपने कहा यहाँ पर जो लव की फीलिंग होती है, यानी कि जो स्नेह की भावना होती है, आपने कहा यहाँ पर जो डर होता है, आपने कहा जो गुस्सा होता है, आपने कहा जेलेसी जो होती है, ये सारे इमोशंस होते हैं जो सभी में होता है। ऐसा नहीं है हमें दूसरे से जेलस नहीं होना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें वो इमोशन ही नहीं है, हमें वो इमोशन है बट हमें वो कंट्रोल करना होता है। ऐसे ही सारे इमोशंस के साथ है कि आप बहुत ज्यादा गुस्सा अब नहीं कर सकते हो, बहुत ज्यादा किसी चीज से आप डर नहीं सकते हो, वरना आप जी नहीं पाओगे। ठीक है, जैसे किसी चीज का फोबिया होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी को पानी का फोबिया, अब वो पानी के पास जा ही नहीं पाएगा क्योंकि उसे फोबिया है। ठीक है, तो हमने कहा इमोशन, सारे इमोशन सभी में होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अब किसी व्यक्ति को गुस्सा ही नहीं आता है, उसके अंदर गुस्से वाले इमोशन नहीं है, तो ये नॉर्मल चीज नहीं है, नॉर्मल बात नहीं है। गुस्सा जो है वो जो एक इमोशन है वो होना चाहिए। ठीक है, तो हमने कहा कि इमोशन सबके अंदर होते हैं जो कि होने चाहिए, अगर किसी में कोई इमोशन नहीं दिख रहा है इट मीन्स कि वो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मलिटी आपको देखने को मिल रही है। इमोशनल जो हेल्थ होती है या संवेगात्मक जो स्वास्थ्य होता है, उसका मतलब ये है कि आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू नीड, आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस भी कर रहे हो, और ऐसा नहीं कि हर टाइम एक्सप्रेस ही कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू नीड आप देख रहे हो कि कैसी परिस्थिति है, ठीक है, और किसके साथ आपको कैसे इमोशंस यहाँ पे क्या करने हैं, शेयर करने हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा गुस्सा अगर आता है तो उसे कंट्रोल करना है, क्योंकि आप अपने इमोशंस को ओवर एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, गुस्सा आता है लेकिन ओवर एक्सप्रेस नहीं करना है अपने इमोशंस को, डरना बहुत ज्यादा नहीं है किसी चीज से। जब आप सोचते हो कि आप बहुत ज्यादा जेलसी है तो आप अपने आप को कंट्रोल करते हो, अब आप अपने आप को समझाते हो, लॉजिकली आप अपने आप को समझाते हो। तो आपने कहा कि अगर आप अपने इमोशंस का सही जगह पे, सही रूप में और सही मात्रा में आप अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे हो, वो क्या होता है, आपका संवेगात्मक विकास होता है। बहुत ज्यादा जो फ्लक्चुएशन है कि बहुत कम आप क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो भी अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा आप एक्सप्रेस कर रहे हैं वो भी अच्छा नहीं है, मीडियम यहाँ पर होता है, तो इसे हम कहते हैं संवेगात्मक विकास। अब आता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में क्या आता है कि आप समाज में आप कहाँ पर हैं उसके अकॉर्डिंग आप बिहेव करते हैं। जैसे आप स्कूल में हैं तो आप अपने टीचर से अलग बिहेव करेंगे, आपके पड़ोस में एक आंटी है आप उनसे अलग बिहेव करोगे, आपके घर में आपके माता पिता हैं, आपकी फैमिली है, आप उनसे अलग बिहेव करोगे, आपके जो दोस्त हैं आप उनसे अलग बिहेव करोगे,
अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू प्लेस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप क्या करते हैं, जो बिहेवियर है उसे उसी के अकॉर्डिंग दिखाते हैं। इसे हम सामाजिक क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। जैसे कि दो लोग हैं, जैसे कि आप किसी गैदरिंग में जा रखे हैं, आप किसी को कैसे ट्रीट करते हैं, आप किसी को कैसे ग्रीट करते हैं, आप किसी से कैसे बात करते हैं, आप किसी की बात का आंसर कैसे करते हैं, ये आपका सारा सामाजिक विकास में आता है। अब सामाजिक विकास में कुछ कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है जिन्हें आप कहते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट लोगों का मतलब समझते हैं आप लोग? बेसिकली तीन कैटेगरी होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं और जो बीच के लोग होते हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है उन्हें ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा लोगों के बीच घुल मिल नहीं पाते हैं। वो अगर किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाते, चाह कर भी वो नहीं बात कर पाते हैं, एक हेजिटेशन होती है, ठीक है, एक बाउंड्री होती है, एक बैरियर होता है। तो वो बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाते, बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा भीड़ वाली जगह उन्हें पसंद नहीं होती है। और जब तक वो किसी के साथ यहाँ पर कंफर्ट जोन में ना आ जाए वो बहुत ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते हैं। ये तो होते हैं इंट्रोवर्ट, ठीक है। इंट्रोवर्ट जो है वो अपने जो थॉट्स है उन्हें एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, जैसे वो चाहे क्लासरूम हो, चाहे वो यहाँ पर अपने जो बहुत सारे लोग हैं उनके बीच में अपने थॉट्स को रखना हो, तो उनके मन में संकोच होता है, ठीक है। लैक ऑफ इंटरेस्ट भी आप कह सकते हैं कि उन्हें इतना इंटरेस्ट भी नहीं है कि वो अपने थॉट्स को हर एक किसी के सामने रखें। जैसे कि क्लासरूम में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें आंसर आता है पर वो आंसर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें उठने में हेजिटेशन होती है, लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है। काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट आप कह सकते हैं। एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो हर किसी के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, वो कहने से पहले सोचते नहीं हैं, खुश मिजाज होते हैं, हंसमुख होते हैं और हर किसी के साथ वो हंसी मजाक और कंफर्ट जोन में बहुत जल्दी आ जाते हैं। एक होते हैं बीच के, कि वो ना तो एक्सट्रोवर्ट है ना ही वो इंट्रोवर्ट है। ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत कम बात करते हैं, उन्हें सोशल गैदरिंग पसंद ही नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि वो बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिपेंड करते हैं कि वो कैसा बिहेव करते हैं। जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है सोशल बिहेवियर में, क्योंकि उन्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों से बात करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, या फिर वो लैक ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आ सकता है, तो उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे चीज़ें सीख जाते हैं, और जितनी नीड होती है उतना जो सोशल बिहेवियर है वो तो हम सीख जाते हैं, जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो इतना सीख जाते हैं। तो ये हमने कुछ बात की है हेल्थ के बारे में, जैसे कि हमने बात की है यहाँ पर फिजिकल हेल्थ के बारे में, हमने बात की है मेंटल हेल्थ के बारे में, इमोशनल हेल्थ के बारे में, सोशल हेल्थ के बारे में। अब आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप फिजिकली अपने आप को देख रहे हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब काइंड ऑफ फिजिकल हेल्थ आप कह सकते हैं, कि आप सिर्फ अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्थ को लेकर के सोच रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, हेल्दी रहे, आपके बॉडी में आपने कहा कि जो कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हो या जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हो। सिर्फ इतनी चीज रिप्रोडक्टिव हेल्थ में नहीं आती। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अगेन सारी चीजें आएंगी कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, इसी जैसे जो रिप्रोडक्शन है या जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो आपने कहा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आपने कहा कि आपके माइंड में कोई ऐसे सोच ना हो कि जिससे आप क्या हो यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील करें। आप फिजिकली तो हेल्दी हैं, ठीक है, लेकिन मेंटली भी आपको हेल्दी होना ज़रूरी है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसीलिए हमने कहा कि फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ, किसी एक सेपरेट हेल्थ के बारे में हम बात नहीं करेंगे। हेल्थ का मतलब होता है कि आप सारे रूप में, आपने कहा कि जैसे कि विकास के बारे में हम बात करते हैं तो विकास भी सेम ऐसा ही है। आपने कहा कि सर्वांगीण विकास का मतलब होता है कि हर एक एस्पेक्ट में विकास, कि आप सोशली भी डेवलप कर रहे हो, आप इमोशनली भी डेवलप कर रहे हो, आप फिजिकली भी डेवलप हो रहे हो। वैसा ही यहाँ पे हेल्थ भी होता है कि जब आप हर एस्पेक्ट से हेल्दी होते हो, आप फिजिकली फिट हो, आप मेंटली बहुत हेल्दी हो, आप इमोशनली बहुत हेल्दी हो, आपका सोशल बिहेवियर अच्छा है, सोशली आप क्या हो, एकदम फिट हो यहाँ पे, ठीक है। आपकी रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है वो फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से आप अगर हेल्दी हो तो आप एक हेल्दी पर्सन कहलाते हो। क्लियर है इतना? तो जैसे कि आपने कहा कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो आपकी फिजिकल हेल्थ और आपकी मेंटल हेल्थ दोनों पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल लेते हैं कैसे। हमने बात की है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, एक तो सिंपल सा मतलब है कि फिजिकल हेल्थ से लगाते हैं कि ठीक है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी है और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ हेल्दी है। एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि आप अगर मेंटली थोड़ा सा प्रेशराइज फील कर रहे हो किसी भी एस्पेक्ट में, आप किसी चीज़ के टेंशन ले रहे हो,
आप किसी चीज़ को लेकर के ओवरथिंक कर रहे हो, आप किसी चीज़ को लेकर के कंटिन्यूसली परेशान हो। ऐसा नहीं कि हम परेशान होते ही नहीं हैं, ऐसा भी नहीं कि हम सोचते ही नहीं हैं, लेकिन कंटिन्यूसली अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब आपने कहा कि आप किसी चीज़ को लेकर के परेशान हैं, इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके हार्मोनल सिक्रीशन पे, ठीक है। अब क्योंकि रिप्रोडक्शन की बात चल रही है तो हम हार्मोन्स की बात करेंगे। तो आप किस बात कौन कौन से हार्मोन्स की बात करेंगे? आपने कहा आप बात करेंगे एलएच की, आप बात करेंगे एफएसएच की, आप बात करेंगे एस्ट्रोजन की, आप बात करेंगे प्रोजेस्टेरॉन की, आप बात करेंगे यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन की, ठीक है। आप सारे इन हार्मोन के बारे में बात करेंगे। अब अगर आप मेंटली प्रेशराइज फील कर रहे हैं तो बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा कि जब आपके मेंस्ट्रुएशन क्या होते हैं उनमें इम्बैलेंस होता है, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें आप देखते हैं कि जो एक बैलेंस साइकिल आपकी वो इम्बैलेंस हो गई है, फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। कैसे कि जैसे जो पीरियड्स का टाइम है या तो बहुत जल्दी आ रहे हैं या बहुत लेट आ रहे हैं, और आपने कि एक फिक्स इंटरवल नहीं, एक फिक्स इंटरवल होता है। जैसे कि साइकिल पे डिपेंड करता है, किसी की 28 डेज की साइकिल होती है, किसी की 21 भी देखी जाती है। जैसे किसी में आपने देखा होगा या फिर आपने जैसे किसी से कंसल्ट किया होगा तो आप कहते हैं कि अगर पीरियड्स एक हफ्ते पहले आ रहे हैं विच इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है, होता है ऐसा। लेकिन अगर एक हफ्ते से पहले 10 दिन पहले आ रहे हैं, 15 दिन पहले आ रहे हैं, ये एबनॉर्मल है। अगर पीरियड्स आपने कहा कि 2-4 दिन बाद आ रहे हैं तो ये भी ठीक है, लेकिन अगर आपने कहा कि 10 दिन बाद आ रहे हैं तो ये क्या है, एबनॉर्मल है। तो आपने एक फिक्स इंटरवल होना चाहिए कि आपको अगर पीरियड्स 5-6 दिन पहले आते हैं तो उसी अंतराल में आए, ठीक है। और अगर आपने कहा कि आपको पीरियड 2-3 दिन बाद आते हैं तो उसी अंतराल में आए। कभी कभी फ्लक्चुएशन किसी किसी मंथ चल सकता है, लेकिन आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है कि कभी तो 10 दिन बाद आ रहे हैं तो कभी 10 दिन पहले आ रहे हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस आपको देखने को मिलता है। हार्मोन में जो है वो हार्मोन जो है आपको इम्बैलेंस हो जाता है, उनका जो सिक्रीशन है इम्बैलेंस हो जाता है। तो आपने कहा कि ये जो आपका हार्मोनल सिक्रीशन है बहुत हद तक या फिर आप कह सकते हैं कि कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपकी मेंटल हेल्थ पे। तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही रिलेटेड है। आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपके फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत क्या करते हैं, मेंटल हेल्थ से बहुत क्या है यहाँ पे कनेक्टेड है। अगर हम देखें तो एक हेल्थ आपकी दूसरी हेल्थ से यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या रिलेटेड होती है। जैसे कि अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, शारीरिक रूप से कोई बीमार है और बहुत लंबे टाइम से बीमार रहता है, तो आप इंसान परेशान हो जाता है, ठीक है। तो जैसे फिजिकल हेल्थ खराब होती है तो फिर मेंटल हेल्थ खराब होने लगती है। मेंटल हेल्थ खराब होने का मतलब है कि परेशान हो जाता है इंसान, चिड़चिड़ा हो जाता है, ओवरथिंक करने लगेगा, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आप मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हो, आपके जो इमोशंस है उनमें फ्लक्चुएशन आ जाते हैं। जैसे हमने कहा बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होना, या बहुत ज़्यादा सैड हो जाना, या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना। तो जो इमोशनल हेल्थ है वो वहाँ पे डिस्टर्ब होने लगती है। इमोशनल हेल्थ आपकी डिस्टर्ब होगी तो आपने कहा कि जो हार्मोनल यहाँ पे जो बैलेंस बना हुआ है उनमें आपको वो क्या होते हैं, इम्बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। तो आपने कहा कि जब ये सारी चीज़ें खराब हो रही हैं तो आपका सोशल बिहेव बहुत अच्छा नहीं रहेगा। आप परेशान हैं, यहाँ पे फिजिकली परेशान हैं, चिड़चिड़े हो रखे हैं, कोई मिल गया और बहुत छोटी सी चीज़ अगर हो जाती है तो आप एकदम से तुरंत वहाँ पे क्या देते हैं, रिस्पॉन्स देने लगते हैं, आप चिड़चिड़ा बिहेव करने लगते हैं। ये क्या है? आपने कहा क्योंकि आपके फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ क्या है, यहाँ पे डिस्टर्बेंस वहाँ पर आ रखा है। इसीलिए आपका सोशल बिहेव भी अच्छा नहीं हो पाता है। इसीलिए कभी कभी होता है कि जो इंसान बहुत हमेशा अच्छा रहता है कभी कभी वो चिड़चिड़ा आपको दिखाई देने लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चिड़चिड़ा है तो उसके जो थॉट्स हैं वो चेंज हो गए, मे बी उसमें उसके जो फिजिकल हेल्थ है या मेंटल हेल्थ है वो सही ना हो। तो इसीलिए हमने कहा कि किसी हेल्थ को बनाए रखने के लिए आपको सारी हेल्थ पे फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। सबसे पहले अभी तक हमने हेल्थ के बारे में जाना है, हेल्थ के टाइप्स के हमने यहाँ पर देखे हैं, और हमें ये भी जाना है कि हेल्थ का मतलब किसी एक पर्टिकुलर हेल्थ से नहीं है, बल्कि हर एक एस्पेक्ट में जो ह्यूमंस है या जो जीव है उसका हेल्थी होना इम्पोर्टेंट। अब आते हैं थोड़ा सा चैप्टर पे, और चैप्टर में हम देखते हैं क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ थोड़ा सा पढ़ेंगे, पॉपुलेशन क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं, एमटीपी क्या है, एआरआई क्या है और एसटीआई क्या है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार कंटेंट देखिए क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, बुक अपने सामने रखनी है अपनी, और टॉपिक बाय टॉपिक आप क्या करेंगे, बुक को भी पढ़ते रहेंगे और इम्पोर्टेंट जो नोट्स है वो भी नोट करते रहेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। क्या होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ? आपने कहा दिस रेफर टू द ओवरऑल वेलबींग इंक्लूडिंग फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड बिहेवियरल आस्पेक्ट। प्रजनन स्वास्थ्य का क्या मतलब है? शारीरिक, भावात्मक या संवेगात्मक, व्यावहारिक और सामाजिक जैसे प्रजनन के सभी पहलुओं के संबंध में पूर्ण कल्याण है। यानी कि आपने कहा हमने कहा कि जो प्रजनन स्वास्थ्य है, यहाँ पर प्रजनन स्वास्थ्य का मतलब है कि ये सभी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, शारीरिक स्वास्थ्य से भी, भावात्मक स्वास्थ्य से भी, व्यावहारिक और सामाजिक जो यहाँ पे स्वास्थ्य होते हैं उन सभी से जुड़ा हुआ होता है प्रजनन स्वास्थ्य यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने कहा अ सोसाइटी इज द टर्म्ड एज अ productively healthy if it has a population with physically healthy reproductive organs and normal emotional and social behavior। आपने कहा किसी एक व्यक्ति को आप हेल्दी कब कहेंगे? तो आपका आंसर आता है कि प्रजनन का समर्थन करने वाले। काफी सारी मिस्टेक है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, इन्हें सही करेंगे। आपने कहा कि यहाँ पर जो हमारी जो सोसाइटी है उसमें ऐसे सदस्य होते हैं जो व्यवहार और भावनाओं के मामले में सामान्य रूप से बातचीत करते हैं, साथ ही प्रजनन अंग शारीरिक और कार्यात्मक रूप से सामान्य होते हैं। तो सिंपल सी चीज ये है, आपने कहा रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है और उसका रिप्रोडक्टिव इंक्लूडिंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, भावात्मक और आपने कहा कि यहाँ पे संवेगात्मक रूप से यहाँ पे स्वस्थ है या व्यावहारिक रूप से स्वस्थ, तो आप उसे क्या कहेंगे? स्वस्थ व्यक्ति यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। आपने कहा इन 1951 फैमिली प्लानिंग measures were taken in India to obtain a total reproductive health and they were evaluated periodically। आपने कहा 1951 में भारत में परिवार नियोजन की रणनीतियां शुरू की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य संपूर्ण प्रजनन स्वास्थ्य प्राप्त करना था और इन रणनीतियों का समय समय पर मूल्यांकन किया जा सका। परिवार नियोजन, आप इस शब्द से काफी परिचित होंगे, ठीक है, अगर नहीं है तो थोड़ा सा बात करेंगे इसके बारे में। इससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं RCH प्रोग्राम्स क्या हैं। ये दीज आर प्रोग्राम्स फॉर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर टू मेक पीपल अवेयर ऑफ वेरियस रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट। इट ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट एंड फैसिलिटीज और रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। आपने कहा प्रजनन संबंधी सभी पहलुओं के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने और सुविधाओं और सहायता प्रदान करने करके प्रजनन रूप से स्वास्थ्य सामाजिक समाज का निर्माण करने के लिए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य देखभाल जिसे हम क्या कह रहे हैं, RCH कह रहे हैं, कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि यहाँ पर सबसे पहले तो समझते परिवार नियोजन। परिवार नियोजन का मतलब होता है कि जैसे कि यहाँ पर क्या आता है, आपने कहा कि एक परिवार है। अब परिवार नियोजन का मतलब है कि आप पहले डिसाइड करें कि यहाँ पर आप अपने परिवार में कितने जो सदस्य हैं उन्हें शामिल करना चाहते हैं। जैसे कि आपने कहा कि कोई जब फैमिली प्लानिंग करते हैं तो एक ही बच्चे की प्लानिंग करते हैं, कोई 2 बच्चे की प्लानिंग करते हैं, तो इसे परिवार नियोजन कहा जाता है। परिवार नियोजन क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों इसे किया जाना चाहिए, एक बार आप लोग इसके बारे में पढ़ करके लेके आएंगे। परिवार नियोजन, उसके उद्देश्य और उसके जो लाभ होते हैं उसके बारे में आप लोग घर पे पढ़ करके लेके आएंगे। आज हमने जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पर किया है, थोड़ा सा हेल्थ के बारे में पढ़ करके आएंगे। ये जनरल टॉपिक है आपका, इससे कई बार आपके बेसिक से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एक बार आप हेल्थ के बारे में पढ़ करके लेके आएंगे और जो परिवार नियोजन है उसके बारे में आप लोग पढ़ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपको